आप लोग भी सोच रहे होंगे एक लड़का होते हुए भी मैं इस शादी के जोड़े में क्यों हूँ और मेरी जिस आदमी के साथ विदाई हुई है उसे और उसके परिवार वालों को जब मेरे बारे में पता चलेगा कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ तो वे मेरा क्या हश्र करेंगे। मेरा नाम अमर है। मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी जिनसे बचने के लिए मैं एक घर में घुस गया जहाँ पर शादी का माहौल बना हुआ था। जब मैं उस घर के एक कमरे में घुसा तो उस कमरे में वही लड़की थी जिसकी शादी होने वाली थी। मैंने उसे देखते ही अपना चाकू निकाल लिया और लड़की से बोला अगर तुम शोर करने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लड़की डरने के बजाय मुझसे बोली इस तरह से घुट घुट कर जीने से अच्छा है तुम मुझे मार दो। जब मैंने लड़की से पूछा आखिर वह ऐसा क्यों कह रही है तब लड़की ने मुझे बताया मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मेरे घर वाले जबरदस्ती किसी दूसरे से मेरी शादी करा रहे हैं। लड़की की बात सुनकर मैंने उसे कहा तुम घर छोड़कर भाग जाओ। लड़की ने अपने माता पिता और घर वालों के लिए चिंता जताई। तब मैंने लड़की से कहा जब तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी खुशियों का ध्यान नहीं रखा तो फिर तुम अपना बलिदान क्यों दोगी। मेरी बात मानकर लड़की तो अपने घर से भाग गई लेकिन मैं वहीं पर फंस गया। जब उस घर की औरतें लड़की को लेने आई तो वहाँ पर सिर्फ मैं था। मेरे पास भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था इसलिए मैंने उस लड़की की शादी वाले जोड़े को पहन लिया और मेरी शादी भी उस लड़के के साथ हो गई। पर किसी को भी शक नहीं हुआ कि मैं एक लड़का हूँ। विदाई के समय दूल्हा गाड़ी में ही मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था पर मैंने उससे अपनी पहचान छुपाए रखा ताकि उसे मेरी असलियत का पता न चल जाए। जब दुल्हन के रूप में मैं ससुराल पहुंचा तो वहाँ पर दुल्हन के गृह प्रवेश की कोई रस्म नहीं हुई क्योंकि इस दिन रस्म पूरा करना अशुभ था और इस दिन दूल्हे को भी मुझसे अलग कर दिया गया। घर की सास ने दुल्हन के रूप में मेरा चेहरा देखने की कोशिश की पर मैंने अपना चेहरा छुपाए रखा। मैं जितना ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था उतना ही फंसता जा रहा था। दूल्हा जिसका नाम अरुण था उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम आरती था और अरुण ने आरती की शादी अपने दोस्त वृजभान के भाई रोहित से फिक्स कर दिया था। शाम को अरुण अपने कुछ और दोस्तों के साथ बातचीत करने में व्यस्त था तभी उसके सीईओ का कॉल आ जाता है। दरअसल अरुण मिलिट्री का एक जवान भी था। अरुण के सीईओ उसे शादी की बधाई देने के बाद कहते हैं चाइना के साथ गलवान में तनाव बढ़ने की वजह से तुम्हारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। फौरन किसी भी तरह से तुमको रिपोर्ट करना है। जब छुट्टी कैंसिल की बात अरुण की माँ को पता चलती है तो वे अरुण को किसी भी तरह से रोकने की कोशिश करती हैं क्योंकि उसकी अभी नई नई शादी हुई थी। पर अरुण अपनी माँ से कहता है माँ मेरे लिए मेरा देश सबसे आगे है। आरती भी मुझे अपना घूंघट उठाने को कहती है पर मैंने उसके सामने भी अपना चेहरा छुपाए रखा। रात होते ही मैंने अरुण का कपड़ा पहना और अपना सामान लेकर उस घर से निकल गया। लेकिन गांव के हर गली और चौराहे पर मेरी पोस्टर लगी हुई थी और मुझे पकड़ने वाले को 50,000 रुपए का इनाम था। गांव के कुछ लोगों ने मुझे पहचान लिया इसलिए जान बचाकर मुझे वापस उसी घर में आना पड़ा। अगली सुबह अरुण बॉर्डर पर जाने से पहले मेरे पास आया। जब मुझे पता चला कि उसकी छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ और दिन तक छुप सकता था। अरुण के जाने से पहले मैं उसका पैर पकड़कर रोने का नाटक करने लगा और उसे ऐसा महसूस होने दिया कि उसके जाने से उसकी पत्नी बहुत दुखी है। अगले दिन दुल्हन के रूप में मेरा गृह प्रवेश का रस्म पूरा हुआ पर मुंह दिखाई की रस्म में भी मैंने अपना चेहरा किसी को नहीं देखने दिया। मैंने एक सादे कागज पर एक मैसेज लिखकर उसे आरती को थमा दिया जिस पर लिखा था एक औरत के लिए उसका पति ही उसका परमेश्वर होता है और जब तक मेरे परमेश्वर मेरी मुंह दिखाई नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा मुंह कोई और देखे। मैंने अपने आप को सभी से बचाने के लिए ऐसा किया था पर सास को लगा कि उसकी बहू बहुत संस्कारी है। रात को दुल्हन अकेले ना सोए इसलिए सास ने आरती को मेरे पास सोने के लिए भेज दिया। सोने से पहले आरती मेरे सामने ही नाइटी पहनने के लिए अपना कपड़ा चेंज करने लगी जिसे देखकर मेरे अंदर अलग ही फीलिंग जागने लगा। पर मैंने अपने आप को संभाले रखा और बिना कोई लड़कों वाली हरकतें किए मैं चुपचाप एक कोने में सो गया। आरती को बांसुरी बजाने का बहुत शौक था पर उसकी आवाज बेसुरी थी। जब आरती और सास मेरे खाने का इंतजाम कर रही थी तो उन्हें बांसुरी के बजने की सुरीली आवाजें सुनाई देने लगी। जब सास को पता चला इतनी अच्छी बांसुरी कोई और नहीं बल्कि उनकी बहू बजा रही है तो वे और आरती बहुत खुश हुई। आरती ने मुझसे उसे बांसुरी बजाना सिखाने को कहा और मैं आरती को बांसुरी बजाना सिखाने लगा। एक दिन अरुण का कॉल आया पर अगर मैं अरुण की बातों का कोई भी जवाब देता तो मेरी असलियत सामने आ जाती इसलिए मैं अरुण की सभी बातों का जवाब बांसुरी की धुन से देने लगा और वह मेरी इन बातों से इतना इमोशनल हो गया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने जल्दी ही घर आने को कहा। एक सुबह आरती की नींद मुझसे पहले खुल गई और उसने मुझे मेरे असली रूप में देख लिया और जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मम्मी को बुलाने लगी। मैंने किसी तरह से आरती को शांत कराया और उसे अपने बारे में बताने लगा। मुझे किसने जन्म दिया और मेरे माँ बाप कौन है मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है मेरे जीवन की शुरुआत बांसुरी बजाकर भीख मांगने से हुई है। एक आदमी जो हमें खाने और सोने के बदले हमसे चोरियां करवाता था। एक दिन मुझे सिर्फ 20 रुपए मिले थे और बाकी सभी बच्चे चोरियां करके मुझसे ज्यादा पैसा इकट्ठा करके लाए थे। इस वजह से
उस आदमी ने मुझे 3 दिनों तक बिना भोजन पानी दिए रस्सी से बांध कर रखा और मजबूरन उसी दिन से मैं भी चोरियां करने लगा और कब यह मेरा पेशा बन गया मुझे पता ही नहीं चला। पर एक भलाई के काम ने मेरे जीवन का रास्ता ही बदल दिया। जब एक बुजुर्ग आदमी अपनी बेटी की शादी के लिए गहना खरीद कर ले जा रहे थे जिसे मेरे दोस्त ने छीन लिया। उस बूढ़े आदमी की तड़प मुझसे देखी नहीं गई और जब मैं अपने दोस्त से वह गहना छीन कर उस बुजुर्ग आदमी को देने गया तो मेरे पीछे पुलिस पड़ गई और इसके आगे से यहाँ तक पहुँचने की सारी कहानी मैंने आरती को बता दिया। फिर मैंने यहाँ से जाने के लिए आरती से 4 दिन की मोहलत मांगी पर उसने मना कर दिया। उसने कहा अब तुम एक पल भी मेरे घर में नहीं रह सकती हो। मैं जाने की तैयारी करने लगा तभी आरती की नजर अलमारी में रखी बांसुरी पर गई जिसे देखकर उसका मन बदल गया। उसने मुझसे कहा मैं तुम्हें 4 दिन यहाँ रहने की इजाजत दे सकती हूँ पर इसके लिए तुम्हें मुझे बांसुरी बजाना सिखाना पड़ेगा। इसके लिए मैं मान गया। आरती ने मुझे अपने सामने साड़ी पहनने से मना कर दिया और साधारण कपड़ा पहनने को ही कहा। मैं साड़ी सिर्फ उसकी मम्मी के सामने ही पहन सकता था। 4 दिनों तक मैंने आरती को अच्छे से बांसुरी बजाना सिखाया लेकिन जब आखिरी दिन मेरे जाने का समय हुआ तो आरती ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। उसने कहा कि वह मुझसे प्यार करने लगी है। मैंने आरती के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मैं भी उससे प्यार करने लगा था। आरती ने मुझे घर से जाने से मना कर दिया। अब घर में मैं आरती की मम्मी के सामने साड़ी पहन कर आता और बाकी समय आरती के साथ प्यार वाला लुका छिपी का खेल खेलता। एक दिन अचानक से अरुण घर आ जाता है और हम दोनों को एक साथ देख लेता है। वह पहले तो आरती को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और उसे बहुत डांटता है। वह मुझे मारने जाता है लेकिन इससे पहले आरती उसे सारी सच्चाई बता देती है कि उसकी जिस लड़की से शादी होने वाली थी वह शादी के दिन ही भाग गई थी और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा और उसे मुझसे प्यार कैसे हो गया वह सारी बातें अरुण को बता देती है। वह अरुण से कहती है भैया आप कुछ भी हो शादी तो मैं अमर से ही करूंगी। अरुण और उसकी मम्मी पहले तो इस शादी के लिए राजी नहीं होते हैं क्योंकि मेरे खानदान और कुल का कुछ भी पता नहीं था और मैं एक चोर भी था। लेकिन अरुण अपनी बहन से बहुत प्यार करता था इसलिए वह आरती की खुशी के लिए हमारी शादी कराने को तैयार हो गया। अरुण वृषभान और रोहित को बुलाकर मेरी और आरती की शादी करने की बात उन्हें बता देता है और रोहित से आरती की सगाई कैंसिल कर देता है और मेरा भी उनसे परिचय करवाता है। ज्यादा रात हो जाने की वजह से अरुण उन्हें अपने घर नहीं जाने देता है। अगली सुबह जब आरती शादी का कार्ड दिखाने के लिए मुझे ढूंढती है तो मैं उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता हूँ और आरती की माँ की तिजोरी से सारा गहना भी गायब था। अरुण और उसकी मम्मी मेरे ऊपर ही शक करने लगते हैं कि मैं आरती को धोखा देकर उसका सारा गहना लेकर भाग गया। आरती अपने भैया को समझाती है कि मैं उसे धोखा नहीं दे सकता क्योंकि वह खुद से ज्यादा मुझ पर विश्वास कर रही थी। बहुत समझाने बुझाने के बाद आखिरकार अरुण आरती को रोहित से शादी करने के लिए मना लेता है और आरती की शादी रोहित के साथ धूमधाम से हो जाती है। लेकिन आरती के गृह प्रवेश से पहले कलश अपने आप गिर जाता है और जब कुछ देर बाद रोहित अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने जाता है तो कुर्सी पर बैठने से पहले उसकी कुर्सी अपने आप ही पीछे खिसक जाती है और रोहित गिर जाता है जिसे देखकर उसके दोस्त हंसने लगते हैं। गिरने की वजह से रोहित अपने दोस्तों पर गुस्सा करने लगता है जिसकी वजह से उसके दोस्त भी गुस्सा हो जाते हैं और रोहित के घर से चले जाते हैं। फिर रात को जब रोहित सुहागरात मनाने जाता है तो अचानक से उसे नींद लग जाती है। अगली सुबह रोहित वृषभान से कहता है भैया मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। लेकिन वृषभान को रोहित की बातें बकवास लग रही थी। उसे लग रहा था शायद रोहित ने कल अपने दोस्तों के साथ भांग खा लिया होगा इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद वृषभान के साथ भी कुछ अजीब चीजें होने लगती है। सीलिंग फैन अचानक से चलते हुए रुक जाती है और उसकी एक ब्लेड टूटकर सीधे वृषभान के पेट में घुस जाती है जिसकी वजह से वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन यह सिर्फ उसका भ्रम था। दूसरे दिन भी रोहित अपनी सुहागरात मनाने की सोचता है लेकिन फिर से उसे नींद लग जाती है और वृषभान तो पंखे से इतना डर गया था कि वह रात भर सो नहीं पाया और पूरी रात पंखे को ही निहारता रहा। अब वृषभान को भी यकीन हो गया था कि इस घर में उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है इसीलिए वे किसी भौकाली बाबा से मिलने जाते हैं। लेकिन वे एक गांव में पहुंचने के बाद बार बार घूमकर एक ही मोड़ पर आ जा रहे थे। किसी तरह से दोनों उस बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उस बाबा को अपने घर लाते हैं। वह भौकाली बाबा वृषभान के पूरे घर में भस्म का छिड़काव करता है और घर को तंत्र मंत्र से बांधने के बाद आज रात इस घर में न वियोग होना चाहिए और न ही संभोग होना चाहिए यह चेतावनी देकर चले जाते हैं। आधी रात में आरती को बांसुरी की वही धुन सुनाई देती है जिसे मैं बजाया करता था। धुन की आवाज सुनकर आरती मुझे ढूंढते हुए घर के पास वाले बगीचे में आ जाती है। आरती अब भी मुझसे गुस्सा थी। उसे लग रहा था मैं उसे मुंह दिखाने के भी लायक नहीं हूँ। तभी बिना कुछ बोले मैं उसके सामने आ जाता हूँ। आरती मुझसे कहती है कि उसने अपनी जान से ज्यादा मुझसे प्यार किया और मुझे पाने के लिए अपने परिवार से लड़ गई और मैं उसे छोड़कर चला गया। मैंने ऐसा क्यों किया यह जवाब मांगते हुए वह अपना दोनों हाथ मेरे ऊपर फेरने लगती है लेकिन उसका हाथ मेरे शरीर के आर पार निकल
चल जाता है। उसे समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने आरती को बताया कि आरती मेरी मौत हो चुकी है, लेकिन आरती इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। सिर्फ उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वह रो रही थी। मैंने उसे समझाया, रो मत आरती, एक दिन मौत तो सबकी होनी है और मेरी मौत थोड़ा पहले हो गई। मरने के बाद मेरा शरीर तुमसे अलग हुआ है, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी तुम्हारे साथ है। आरती मुझसे पूछती है आखिर यह सब कैसे हुआ। मैंने उसे बताया कि रिजवान और रोहित नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो, और उस रात जिस दिन तुम्हारे भैया अरुण ने रोहित से तुम्हारी शादी कैंसिल कर दी थी, सभी के सोने के बाद रिजवान और रोहित ने तकिए से मेरा मुंह दबाकर मुझे मार दिया और तुम्हारी माँ की अलमारी से सारा गहना और जेवर चुराने के बाद मेरी लाश को एक सुनसान जगह पर दफना दिया। आरती ने कहा वह यह सारी बातें अपने भैया को बताएगी और उन्हें जेल भिजवाएगी, लेकिन मैंने आरती से यह सब करने के लिए मना कर दिया क्योंकि उनसे बदला लेने का अधिकार सिर्फ मेरा था। आरती के जाने के बाद मैंने उस गाँव के सोए हुए सभी लोगों को चारपाई सहित उठाकर रिजवान के घर के सामने इकट्ठा कर दिया। सभी गाँव वालों की नींद खुली तो वे सभी डर गए और वे सभी यहाँ कैसे पहुँचे यह जानने के लिए वे किसी फिरंगी बाबा के पास गए और फिरंगी बाबा ने रिजवान और रोहित के सभी करतूतों को गाँव वालों को बता दिया। गाँव वाले रिजवान और रोहित पर गुस्सा हो जाते हैं और उनके घर पर भौकाली बाबा द्वारा बंधा हुआ तंत्र मंत्र भी तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से मैं रिजवान के घर के अंदर घुस जाता हूँ और आरती के साथ बांसुरी बजाने लगता हूँ, जिसे देखकर रिजवान और रोहित काफी डर गए। मैं रोहित और रिजवान को खाने पीने नहीं दे रहा था, सिर्फ उन्हें डरा रहा था कि वह सभी के सामने अपनी गलती कबूल कर ले, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे किसी अघोरी बाबा को मुझे पकड़ने के लिए लाए। आरती उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी, इसलिए रिजवान ने आरती को एक कमरे में बंद कर दिया और उस अघोरी ने अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों से मुझे भी एक बड़े से बक्से में कैद कर लिया। लेकिन अचानक से मेरी शक्तियाँ बढ़ गयी और मैंने अपना बदला लेने के लिए रोहित और रिजवान को मार दिया और साथ में अघोरी बाबा को भी अच्छा सबक सिखाया। तभी मैंने देखा अघोरी भागते हुए आरती के शरीर के आर पार निकल गया। मैं भागकर उस कमरे में पहुंचा जिसमें आरती बंद थी। उस कमरे में आरती की लाश पड़ी हुई थी क्योंकि उसने आत्महत्या कर लिया था। मैंने आरती से कहा यह तुमने क्या किया। आरती ने मुझसे कहा जीते जी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई, लेकिन मरने के बाद तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ ना। मैंने उसे मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया और हम दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।